इस देश में आप आरक्षण हटाने का आंदोलन करने जा रहे हैं। मोदी जी और सीजेपी के कमेंट सेक्शनों को आपको भर देना है रिजर्वेशन हटाने की मांग से। उसके पास सब कुछ है, उसे लगता है उसके साथ अन्याय हो रहा है। सवर्ण होना आज के समय में कोई गाली हो गई है। टेलीविजन चैनल के एंकर्स चूंकि सब सिंह, वर्मा, शर्मा, गुप्ता, तिवारी यही सब लोग बैठे रहते हैं। क्या अगड़ा और पिछड़ा ही इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है? तो कहा जाता है कि आरक्षण तो 10 साल के लिए था। क्या डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण सिर्फ 10 साल तक रखा? 10 साल की जो समय सीमा थी ये राजनीतिक आरक्षण के लिए थी कि आरक्षण की वजह से -40 नंबर वाला भी डॉक्टर बन जाए। -40 तो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने की पढ़ाई के लिए एडमिशन हो जाएगा। मैं अगर बीमार हो जाऊंगी तो मैं इलाज करवाने में कतराऊंगी। ये सब लोग सोशल मीडिया से अपनी जीविका चलाते हैं, बहुत सारे लोग। आर्थिक आधार पर ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस आ चुका है और ये सिर्फ सवर्णों के लिए लागू हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिए जाने को वैध बताया। देश की बहुमत आबादी के हिस्से में कुछ न चला जाए, एक्चुअली वहाँ से रोकने के लिए हमारी जिद है। 15% जनरल कैटेगरी या उच्च जाति है तो फिर ये तो माइनॉरिटी हो गए, प्रोटेक्शन तो इन्हें चाहिए। आपको शर्म आती है कि ऐसी जिद करने वाले लोग उन्हीं सरनेम्स में है जिसमें मेरा भी है। नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, राउंड टेबल स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज बात आरक्षण की है। बात आरक्षण पर एकाएक नए पैदा किए गए एक आंदोलन की है। जो संसाधन है ये ऑलरेडी बहुत असमान है, लेकिन वो असमान न लगे ऐसी कोशिश करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन है। ये रिजर्वेशन इसके लिए है, लेकिन समाज के एक उस हिस्से में जिसके पास सब कुछ है, जमीन उसकी है, कारोबार उसका है, इंडस्ट्री उसकी है, ब्यूरोक्रेसी उसकी है, जुडिशरी उसकी है, मीडिया उसका है, उसे लगता है उसके साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि कुछ पिछड़ी दलित जातियों के लोगों को भी उनके साथ बैठने का मौका मिल जा रहा है, उनके साथ पढ़ने का मौका मिल जा रहा है, उनके साथ आगे बढ़ने का मौका मिल जा रहा है, नौकरियां पाने का मौका मिल जा रहा है। सिर्फ इतने से आप बहस कीजिए ना, तथ्य देखिए ना। लेकिन सबसे पहले आप जो संविधान में एक बेसिक बात है कि हम सब बराबर हैं, इस दृष्टि से देखना शुरू करिए। आप इस दृष्टि से तो नहीं देखते, आप ये मान के चलते हैं कि आप उच्च हैं और नीचे कुछ लोग हैं। कि चूंकि हमारा प्रशासनिक ढांचा अभी भी एक तरफा है, इसलिए इतने अपराध अभी भी दलितों के विरुद्ध, आदिवासियों के विरुद्ध, पिछड़ों के विरुद्ध सारे शैक्षणिक संस्थानों में और नौकरी के संस्थानों में और समाज में घट रहे हैं। इनको दुरुस्त करने के लिए, इनको कम करने के लिए और इनकी धीरे धीरे स्वीकार्यता बढ़ने के लिए, इनकी समझ बढ़ने के लिए ये अफर्मेटिव एक्शन थे। अब आईएएस कुल 557 है, इसमें ओबीसी 4.39% है, जो देश की आधी से ज्यादा आबादी है, उसका हिस्सा 4.39% है। 557 आईएएस में उन वर्षों में जो मैंने आपको बताया। अनुसूचित जाति कुल 2.42% है, अनुसूचित जनजाति 1.2%। आईपीएस ले लीजिए 4594 इस दौरान। ओबीसी इसमें कुल 5.5%, अनुसूचित जाति और जनजाति 1.5% के आसपास। ये आपकी सच्चाई है। ये जो आंदोलन कर रहे हैं, कितने लोग इस सच्चाई के साथ अपनी बात रख सकते हैं? रखे वो। विमर्श समाज में किसी भी बात पर होना चाहिए, स्वागत है, लेकिन इन चीजों को सामने तो रखिए भाई। ये 78 साल के बाद देश का आंकड़ा है, 78 साल, जिसमें अफर्मेटिव एक्शन दलितों और आदिवासियों के लिए लागू था। तो हमारी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो अभी गरीब, साधारण, पिछड़ी, दलित जातियों के बहुत प्रतिकूल हैं, अनुकूल नहीं है। इस सच्चाई को तो देखिए भाई। 2019 की एक रिपोर्ट और है, सचिवों, केंद्रीय सरकार के सचिवों और संयुक्त सचिवों में लगभग 80% हिस्सा सवर्णों का था और ओबीसी का एक भी सचिव नहीं था। कार्मिक विभाग बताता है, जो केंद्र सरकार का, सफाई कर्मचारियों में 66% एससी है, बाकी एसटी और ओबीसी है। इसमें सवर्णों का प्रतिशत लगभग नदारद है। ये दो आंकड़े दोनों तरफ अजीब है। आप उनकी उपस्थिति पाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में पाते हैं। तो यानी जो समाज में पुराना ढांचा था, जिसकी आलोचना में हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई कि इस ढांचे को तोड़ा जाए। हमारे संविधान में जो उल्लेख है सब बराबर है, वो बराबरी आए कैसे, जो है नहीं हमारे समाज। उसके लिए थोड़ी बहुत अफर्मेटिव एक्शन थे, लेकिन इसका इतना प्रतिवाद इन आंकड़ों की रोशनी में देखे बिना, तो झाड़ू उठाने में 66% और अफसर बनने में 2%,
ये श्रेणी व्यवस्था है, यही असली आंकड़ा है। तो इसलिए शिक्षा, जमीन, पूंजी, निजी क्षेत्र, मीडिया और न्याय, इनके आंकड़ों को हमें जरूर साथ साथ देखना है। 58% दलित परिवारों के पास वो 2 चारपाई की जमीन जिसमें वो सोते रहते और जीते हैं, उसके अलावा उनके पास नहीं है। में जो अरबपतियों वाली संपत्ति है उसका 88.4% सवर्ण समुदायों के पास, यानी जो अरबपति है उसमें 88.4% अपर कास्ट है। अनुसूचित जातियों के पास कुल 2.6% और अनुसूचित जनजाति का तो कोई अरबपति है ही नहीं। ये आंकड़ा कभी देखेंगे आप? निजी क्षेत्र जहां आरक्षण नहीं है, बहुत खतरनाक स्तर पे है, तो आरक्षण समस्या नहीं है भाई, बराबरी की जरूरत एक समस्या है जो हल नहीं हुई। ऑक्सफैम इंडिया और न्यूज लाइन लॉन्ड्री का एक अध्ययन है जिसके अनुसार 90% नेतृत्व पद सामान्य वर्ग के पास है देश में, 90%। और मुख्य धारा में, ये मीडिया के बारे में बात हो रही, और जो बाकी 10% है उसमें भी दलित, आदिवासी वगैरह को ढूंढना बहुत मुश्किल है। मुख्य धारा के तो किसी संस्थान में अनुसूचित जाति या जनजाति से कोई नहीं है जो नेतृत्व के पद पे हो। जो कथित डिबेट हम करते हैं उनमें हर 4 में से 3 एंकर सवर्ण है और एक भी एंकर दलित या आदिवासी नहीं है, यानी 1-8% जो है उसमें पिछड़े, मुस्लिम ये सब आ जाते हैं। SC ST का प्रतिशत तो इस पैनल में लगभग नील ही मान लीजिए। न्यायपालिका, संसद में रखे हुए आंकड़े जो न्यायपालिका के बारे में है, 2020 से 2026 के बीच हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति हुई है उसमें 80% सामान्य वर्ग से आए हैं। ये सारे आंकड़े मैं ऑथेंटिक आधार पर दे रहा हूं, सब पे रेफरेंस दे रहा हूं। अनुसूचित जाति का कुल 4% है और जनजाति कुल 2.25% है। और उच्च न्यायालय में जो सर्वोच्च न्यायालय है तो उसमें तो कोई रिजर्वेशन है ही नहीं। उसमें तो कभी कोई एक आधा आ जाता है तो सेलिब्रेट किया जाता है कि भाई ये दलित आ गए थे, ये चीफ जस्टिस दलित रहे हैं, ये हमने रिकॉर्ड बना दिया। अरे आप रेगुलर देखिए कि क्या प्रतिशत है उनका, कोई उनकी भूमिका ही नहीं है। और शिक्षा के शिखर देख लीजिए, नेचर में एक विश्लेषण छपा, उसके अनुसार 5 IIT में लगभग 98% प्रोफेसर जो है, 98% 5 IIT में ये विशेषाधिकार प्राप्त जातियों से आते हैं। इस देश में आप आरक्षण हटाने का आंदोलन करने जा रहे हैं। ये आंकड़े देखने के बाद ये एक सवाल है, अगर आप एक सभ्य इंसान हैं जो कि पैदाइश से आप हैं, तो आपको इन सब चीजों पे पहले बात करनी चाहिए। जमीन नहीं, पूंजी नहीं, कंपनी में नहीं, अखबार में नहीं, स्टूडियो में नहीं, अदालत में नहीं, और फिर भी आप कह रहे हैं कि देश में जाति खत्म हो चुकी है। पूछिए अपने आप। आरक्षण को हटाने के पक्ष में कुतर्क देने वाले क्या कहते हैं कि आरक्षण की वजह से -40 नंबर वाला भी डॉक्टर बन जाएगा। सही, इसकी जानना जरूरी है क्योंकि ये नारे की तरह डाल दिया जाता है और ऐसा लगता है कि जो पिछड़ी या दलित जातियों से लोग आएंगे वो सब के सब -40 नंबर वाले हैं और दूसरी तरफ जो लोग आ रहे हैं वो प्लस बहुत कुछ वाले हैं, यानी वो मेरिट वाला सवाल यहाँ पर लाया जाता है। 2023 स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी से मेडिकल काउंसिल कमेटी ने एक नोटिस जारी किया कि नीट पीजी की क्वालिफाइंग परसेंटाइल 0 कर दी। पीजी के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल 0 कर दी गई। शर्मा जी के लिए, वर्मा जी के लिए भी और रैदास जी के लिए और पासवान जी के लिए भी, सबके लिए 0 कर दी। किसी -40 और +200 नहीं है इसमें, ये समझ लीजिए। इसी को उल्टा कहा जाता है कि ये परसेंटाइल सिर्फ उनके लिए कर दी गई, ऐसे लोग चले आएंगे डॉक्टर बनके जिनका -40 है। सच्चाई क्या है, अभी एम्स की परीक्षा के रिजल्ट आए, उसमें टॉपर जो है दलित और पिछड़ी जातियों के लोग हैं। टॉपर जिन परीक्षाओं से IAS बनते हैं, उनकी तमाम परीक्षाओं में अनेक बार आपने पाया है कि दलित समाज के आए हुए बच्चे टॉप करते हैं। ऐसा नहीं है, बात सिर्फ मौके की है, मौके की और परिस्थितियों की है। जो परिस्थितियां उनके खिलाफ निर्मित है और जो परिस्थितियां उनका मुकाबले में आप जिनको खड़ा कर रहे हैं उनके लिए निर्मित है, दोनों में अंतर है। दोनों में अगर आसपास की स्थितियां होंगी, कोई भी कर सकता है, कोई भी करता है, करके दिखाया है, अनेक बार दिखाया है। EWS में जो 10% दिया गया है, ज्यादातर जगहों पर जो रैंकिंग है वो आदिवासियों तक से नीचे है, इसको कोई नहीं बात करता। EWS से जिन नौकरियों में जो प्रतिशत आ रहा है वो आदिवासियों के लाए गए प्रतिशत से भी नीचे है, दलितों से तो नीचे है ही है, OBC से बहुत नीचे है। बहुत सारी परीक्षाओं में OBC के रिजर्व कोटे का बहुमत जनरल का जो एवरेज है स्टैंडर्ड से ऊपर है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि इन मामलों में हम बिना अध्ययन किए हुए नारों पर चलते हैं,
हम एक्चुअली बहुत अमानवीय किस्म से चलते हैं। जो इस आंदोलन की लीडरशिप कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बना बना के आमने सामने, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट जहां होते हैं वहां होती है। इंटरेस्ट क्या है? किसको कितनी व्यूवरशिप मिल जाएगी, किसको कितने लाइक्स मिल जाएंगे, किसके कितने सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। ये सब लोग सोशल मीडिया से अपनी जीविका चलाते हैं, बहुत सारे लोग, या उससे अतिरिक्त कमाते हैं, और ये उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई लड़ने वाले दरअसल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी अपनी जो अर्थव्यवस्था है उनको मजबूत करने में लगे हुए। खैर, अब जरा सा दुनिया का रेफरेंस ले लें थोड़ा सा। दुनिया में क्या अफर्मेटिव एक्शन सिर्फ भारत में हुए? दुनिया में हुए हैं। और ये कोई अनोखी बीमारी है जो सिर्फ भारत में इसका इलाज हो रहा है? सिर्फ इसमें अनोखापन इतना है कि जाति का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जो सिर्फ भारत में है। लेकिन भेदभाव का जो स्ट्रक्चर है वो दुनिया में सब जगह है। आधार उसके अलग अलग हो सकते हैं, हमारे यहाँ अलग आधार है, वहां अलग आधार है, कोई रंग का आधार है। इसके जरा दूसरे रेफरेंसेस हम ले लें। अफर्मेटिव एक्शन सिर्फ ये है कि कोई टीचर कहे कि जो पिछली बेंच पे लोग बैठे हुए हैं उनको भी भाई आगे लाओ, जरा इनसे भी बात करें, क्या पढ़ रहे हैं, क्या इनको आता है, क्या नहीं आता, इनको भी थोड़ा पूछा पाछा जाए। ये अफर्मेटिव एक्शन दुनिया में दर्जनों देश यही करते हैं। अमेरिका में नस्ल के नाम पर है, उत्तरी आयरलैंड में धर्म के नाम पर है, नॉर्वे में लिंग के नाम पर है, भारत में जाति के नाम पर है, अलग अलग रेफरेंस। तो अमेरिका में 1965 में नस्ल के आधार पर अफर्मेटिव एक्शन चला। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज के दाखिले में इसके इस्तेमाल को गैर कानूनी करार दे दिया। नतीजा यह हुआ कि हार्वर्ड में पहले साल के 18% अश्वेत बच्चे घट के 14% रह गए इस गैर कानूनी फैसले के बाद। यूएनसी में 10.5 से 7.8 रह गए। तो वो व्यवस्था जो थी वो हटी, तो जो पहले से पीछे थे वो और पीछे चले गए। ये बताता है कि अफर्मेटिव एक्शंस की बहुत सारे समाजों में, बहुत सारे समाज की इकाइयों के लिए जरूरत है। ब्राजील में 2012 में कानून बना, सरकारी यूनिवर्सिटी में कम से कम 50% सीटें सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए, और उसमें अश्वेत मूल के निवासी बच्चों का हिस्सा बढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वहां इसको सही ठहराया। नतीजा, मेडिकल कॉलेजों में कोटे से आए बच्चों में 12% अश्वेत थे और बिना कोटे वालों में सिर्फ 4 रह गए। यानी इसका फर्क पड़ता है, हमारे समाज में पड़ा है। आज हमारे समाज में इस सवाल पर तर्क करने के लोग उपलब्ध हैं। इनके जो सबसे बड़े आप कह सकते हैं प्रस्तुत इंटेलेक्चुअल है आनंद रंगनाथन। उनको कर्नाटक के एक समाजशास्त्री है, नेत्रपाल या क्या नाम है उनका, उन्होंने ट्विटर पे क्या जवाब दिया है। उन्होंने इस पूरी बहस में तुर्की बतुर्की एक एक पॉइंट का जवाब दिया है। उस जवाब के बाद आनंद रंगनाथन गायब है, टेलीविजन के बहुत प्रमुख चेहरे हैं। उत्तरी आयरलैंड में हर कंपनी को यह बताना अनिवार्य है कि कर्मचारियों में कितने कैथोलिक और कितने प्रोटेस्टेंट, वहां चूंकि धर्म के आधार पर है। नॉर्वे में कंपनी बोर्ड में 40% महिलाओं को आपको हिस्सा देना अनिवार्य है। यानी ये हमारे जो विभाजन है उसमें एक लैंगिक विभाजन पे तो अभी बात ही शुरू नहीं हुई है। संसद में हुई है महिलाओं के आरक्षण देने की बात, वो भी तिकड़मों में फंसा ली गई है। लेकिन दुनिया में तो बहुत सारी जगहों में जो एकदम विकसित है, स्कैंडिनेविया सबसे विकसित है, तो वहां जो है स्त्रियों और समस्या है, लोग नहीं तो स्त्रियों के लिए अफर्मेटिव एक्शन लिए जा रहे हैं। समाज को ऐसा करना ही होता है। अगर आप समाज, उस संविधान जो हमने अंगीकार किया था जिसमें सब बराबर हैं, तो सबको बराबर लाना पड़ेगा ना भाई। और मौका क्यों बराबर नहीं है? जमीन उनके पास नहीं थी, इंडस्ट्री उनके पास नहीं थी, पूंजी उनके पास नहीं थी, शिक्षा उनके पास नहीं थी। आपने एक पूरी जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें इन सब से उनको वंचित हमने कर रखा था, इसलिए उनको देर लग रही है। तो वो देरी आपको अफर्मेटिव एक्शन से उसको भरपाई करनी होगी। बराबरी करनी है कि नहीं करनी है? मनुष्य बराबर है कि नहीं है? अगर इस धारणा के भी आप खिलाफ हैं, आप कोई 500 साल 700 साल पुरानी किताब के आधार पर समाज को चलाना चाहते हैं, तो आप चला नहीं सकते। तर्क कुतर्क कर सकते हैं, और इस तरह के आंदोलन ये कुतर्क हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। एक कुछ जो दावे हैं उनका जरा क्लैरिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि आरक्षण विरोधी जो आंदोलन है इसमें जो दावेदारियां हैं जो समाज में बहुत सी स्वीकृत हैं, उनका क्लैरिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि उससे ही आप इस पूरी समस्या को थोड़ा बहुत समझ सकते। एक बात कही गई है, बार बार कही जाती है, और हर बार टेलीविजन चैनल के एंकर्स, चूंकि सब एक ही तरह के लोग होते हैं, सब पता चलता सिंह, वर्मा, शर्मा, गुप्ता, तिवारी, यही सब लोग बैठे रहते हैं। वो बेचारे जिनके लिए वो बात करते हैं उनका कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं होता। एक आध कोई भाटी वाटी आ जाते तो उनको 10 लोग मिलकर नोच लेते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि किसी भी बात को संसदीय तरीके से, धैर्य से समझिए, नारे की तरह मत लीजिए। तो कहा जाता है कि आरक्षण तो 10 साल के लिए था। 10 साल की जो समय सीमा थी ये राजनीतिक आरक्षण के लिए थी, जो संसद में, विधानसभाओं में और अन्य जगहों में हिस्सेदारी है, ये उसके लिए थी।
नौकरी और पढ़ाई का जो आरक्षण था, इसके लिए संविधान में कोई समय सीमा नहीं लिखी है। मैं प्रश्न करता हूं, इसकी कमेंट्स में आप दिखा दीजिएगा संविधान से लगा के ऐसी कोई समय सीमा आरक्षण के दस्तावेजों में है तो लगाइए। अच्छा, दूसरा एक इसी तरह का दावा है कि आरक्षण तो अंग्रेज लाए थे, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर थोप दिया, नहीं तो हमारे समाज में तो सब कुछ बहुत सही था। अब आप तथ्य सुनिए। 1902 में कोल्हापुर रियासत के महाराज शाहू जी ने 50% पद पिछड़े वर्गों से भरने का आदेश दिया था, राजा ने, अंग्रेज ने नहीं। अंग्रेजों का कम्युनल अवार्ड 1932 में आया है, 30 साल बाद, और उससे अलग निर्वाचन को पूना पैक्ट के जरिए भारत ने खुद खारिज कर दिया था। ये भारत के एक राजा का फैसला था। सबसे पहला अफर्मेटिव एक्शन। छुआछूत की जो कहानियां हैं जो बाद में गढ़ी गई, ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ छुआछूत नहीं थी। 1927, बहुत पुरानी बात नहीं। महाड़ में बंबई विधान परिषद तय कर चुकी थी कि सार्वजनिक तालाब सबके लिए खुला है। अंग्रेजी राज था तो उस तरह के फैसले नहीं हो सकते थे जो 400 साल पहले किए जा रहे थे, इसलिए विधान परिषद ने तय किया। लेकिन उसको लागू करने के लिए अंबेडकर को सत्याग्रह करना पड़ा। महाड़ आंदोलन है बहुत प्रसिद्ध इतिहास में। और उसके बाद तालाब को शुद्ध करने के लिए गोबर गौमूत्र के 108 घड़े डाले गए। ये अदालत का रिकॉर्ड है। तो ये गोबर गौमूत्र के घड़े डालने वाले कौन हैं? ये अंग्रेज हैं। अंग्रेज अपने यहाँ तो नहीं डालते, हमारे यहाँ उन्होंने ये छुआछूत की कहानी पैदा कर दी थी। आप नहीं ऐसी बातें करते हैं। अभी अभी एक फैसला आया है और अनेक फैसले हैं सामूहिक नरसंहारों के, दलितों के। आज अभी राजस्थान से आया है, करीब 6 लोग मार दिए गए थे 10-11 साल पहले। सीबीआई ने जांच की, सब बरी हो गए। जो बिहार के बहुत बड़े बड़े नरसंहार हैं, सभी लगभग मिट्टी में मिल चुके हैं, अपराधी उसमें से बाहर हो गए। एक और बात कही जाती है, कहाँ जातिवाद? दलित सोफे पे बैठता है अब तो। 42,000 घरों के सर्वे में 27% परिवारों ने खुद माना कि वो किसी न किसी रूप में छुआछूत करते हैं। ब्राह्मण घरों में यह 52% और अंतरजातीय शादी इस देश में सिर्फ 5% है। 10 साल में इन आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि ये कट्टरता और बढ़ रही है। एक और बात है, आरक्षण के काम से क्वालिटी गिरती है। एम्स में जो टॉप किया है जिन्होंने, वो उन हिस्सों से आते हैं जिनको आप आरक्षण नहीं देना चाहते। भारतीय रेलवे के 22 साल के आंकड़े पर वर्ल्ड डेवलपमेंट पत्रिका ने एक रिसर्च की। उसने पाया कि आरक्षण से क्वालिटी गिरने का काम की कोई सबूत नहीं मिला। रोहित वेमुला कांड होता है वहां। संसद में सरकार ने बताया कि 5 साल में सभी आईआईटी मिलाकर आरक्षित वर्ग के 3,542 बच्चों ने बीच में छोड़ दिया था। एक और बात है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है। ये सबसे प्रचलित है और सबसे स्वीकृत है। जी, कुछ प्रतिशत हर कानून का दुरुपयोग होता है। कत्ल के कानून में ऐसे मामले बना दिए जाते हैं जिसमें जिसके कत्ल की बात होती है वो 10 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 4 साल बाद जिंदा मिल जाता है। तो हमारे यहाँ तो के मामलों में फोर्जरी होती है, तो SC/ST में दुरुपयोग नहीं होगा, ये कहना तो बिल्कुल बेसिर पैर की बात है। लेकिन इसकी वजह से जैसे दहेज का कानून है, उसका भी दुरुपयोग होता है। बहुत सारे कानूनों का जो बनाए गए हैं भले के लिए, लेकिन हमारे समाज में इतनी किस्म की चालाकियां और बुराइयां हैं कि उन भले के लिए बने हुए कानूनों में बुराइयां पैदा कर देती। तो वो तो सबके साथ है, वो सिर्फ SC/ST के साथ नहीं है। लेकिन हम चूंकि SC/ST एक्ट पे निशाना लगाना चाहते हैं, तो ये पूरी एक सीरीज है। हम चूंकि उन्हें जमीन में हिस्सा नहीं देना चाहते, उद्योगों में उनको हिस्सा नहीं देना चाहते, समाज में बराबरी संविधान में है, हम देना नहीं चाहते। तो जो तर्क हम गढ़ते हैं, जो मैं बताते आ रहा हूं, ये उसी में से एक तर्क है। अब तथ्य देखिए, 2021 के अंत तक 96% मुकदमे लंबित थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि बरी होने के पीछे कमजोर जांच और कमजोर वकील हैं, न कि मामलों का झूठा होना। और 84% आरोपी ओबीसी हैं, एक ये भी दावा है। इसका कोई कहीं हमारे पास डाटा ऑथेंटिकेटेड नहीं है, लेकिन समाज में ये स्वीकृत तथ्य है कि 84% आरोपी जो होते हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं। ओबीसी समाज 50% से ज्यादा है। एक और सबसे प्रमुख और सबसे आधारित, जाति नहीं आर्थिक आधार पर दो। तो भाई आर्थिक आधार पर ऑलरेडी EWS आ चुका है और ये सिर्फ सवर्णों के लिए लागू हो रहा है। मेरा ख्याल है सवर्णों की आबादी ही 10% है और 10% का उनको दिया जा चुका है। कहीं 11%, 12% होगी, 15 होगी, तो 15 में से 10% तो आपको आरक्षण मिल चुका है। लेकिन वो सवाल इनको देने का है, अपने लेने का है ही नहीं। उनको कुछ नहीं देना है। उनको देश की बहुमत आबादी के हिस्से में कुछ न चला जाए,
एक्चुअली वहां से रोकने के लिए हमारी जिद है। और ये मतलब जैसे जैसे आप तथ्य पढ़ते हैं आपको शर्म आती है कि ऐसी जिद करने वाले लोग उन्हीं सरनेम्स में है जिसमें मेरा भी है। और एक और चीज देख लीजिए, जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहरा दिया, कोई बवाल हमने पिछड़ी जातियों और उनकी ओर से तो नहीं होते हुए देखा। और जबकि मैंने जैसा बताया, स्क्रीन पे आप देख लेंगे, कई परीक्षाओं में ऐसा है कि जिसमें ईडब्ल्यूएस में आने वाले अभ्यर्थी दलित, आदिवासी और ओबीसी से बहुत नीचे की रैंकिंग ला रहे हैं और उसमें तमाम तरह की गड़बड़ियों की शिकायत आ रही है। कागज बनवाने में गड़बड़ी, उसमें जो मान्यताएं होती हैं इस तरह के मामलों में कि कितनी लिमिट होनी चाहिए इनकम की, इन सब चीजों में भी फेवर किया गया है। इसके बावजूद आपको आपत्ति अपने से नहीं उनसे है। आपको मिले कोई आपत्ति नहीं, उनको क्यों मिला? ये क्या बात है? ये अपने और उनका वाला जो तर्क है उसने हमारी समस्याओं को पैदा किया। 70 साल हो गए हैं। इस अफर्मेटिव एक्शन के नतीजों पे बात कर ली जाए। ये अगर हम इसको साफ नहीं करते तो ये होगा कि इसमें हमने कुछ छोड़ दिया। क्या आरक्षण का फायदा सबको बराबर मिला है? बिहार बताता है कि नहीं। कुर्मी 3%, यादव 1.5%। हर वर्ग के भीतर कुछ जातियां आगे निकल गईं, कुछ पीछे रह गईं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए उपवर्गीकरण की इजाजत दी है। इस पे काम होना चाहिए। क्रीमी लेयर पर बात होनी चाहिए, करिए। ओबीसी में ये पहले से ही है, बाकी वर्गों में भी इस बहस से कोई डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात करिए। अगर उसका आधार है तो हो, आधार नहीं है तो न हो। शर्त यह है कि इसकी वजह से रोक न दिया जाए, या रिजर्वेशन को रोक के इस पे बात करने की जो लाइन होती है वो एक्चुअली धोखा होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो इन सब सवालों से ऊपर है, सच्चाई ये है, ज्यादातर रोजगार निजी क्षेत्र में है, वहां आरक्षण है ही नहीं। जिस दरवाजे की चाबी है ये, वो दरवाजा तो वैसे ही रोज छोटा हो रहा है, लेकिन इस पे उन्होंने भीड़ को लड़ा दिया है। राजस्थान में राजपूत लड़ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नाराज है क्योंकि मुख्यमंत्री ठाकुर है। इन वर्गों में भी आपस में बहुत लड़ाई है, इनमें सत्ता के हिस्सेदारी की लड़ाई है। ये आश्चर्यजनक नहीं है कि राजस्थान में करणी सेना आई है सड़क पर, और यह आश्चर्यजनक यूपी में नहीं है कि ज्यादातर ब्राह्मणों के संगठन जो है वर्तमान सरकार के फैसलों से नाखुश हैं। तो ये एक अंदरूनी उसी तरह की लड़ाई है जैसे जो आरक्षण आंदोलन पैदा करने वालों, आरक्षण विरोधी आंदोलन पैदा करने वालों के बीच सब्सक्राइबर को लेकर शुरू हो गई। तो हितों की लड़ाई इनमें पहले और ज्यादा होती है। तो लड़ाई है किस चीज की? लड़ाई रोजगार की होनी चाहिए। अगर इस देश में रोजगार जनित नहीं किए जाएंगे, अगर रोजगार पैदा ही नहीं किए जाएंगे, और रोजगार इतने नहीं होंगे कि आने वाली शिक्षित पीढ़ी को के बड़े हिस्से को उसमें वो समा सकें, अगर हमारी आर्थिक नीतियां इस दिशा में नहीं होंगी, अगर हम सिर्फ नॉट फाउंड सुटेबल जैसी टेक्निकलिटीज करके जो उपलब्ध रोजगार हैं शिक्षा वगैरह के क्षेत्र में, उन सब में वही सब करते रहेंगे जो हम इसके पहले बिना अंग्रेजी शिक्षा आए करते रहे हजारों साल से, तो हम इस समाज में इसी तरह का कोलाहल देखेंगे। और ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब समाज में दलितों में, ओबीसी में, अन्य में एक अच्छा मध्य वर्ग पैदा हो गया है। अब उनमें अपने सवालों को लेकर चेतना का विकास उत्तरोत्तर हो रहा है, और दुनिया में तकनीक जो है वो ऐसे मौके दे रही है कि ऐसी बातें ज्यादातर लोगों तक जा सकती हैं। आनंद रंगनाथन को तुरंत जवाब आ गया कर्नाटक से, उसी एक्स पर आ गया, ट्विटर पर आ गया, डिटेल्ड आ गया। तो ये आएगा, अब सवाल अनुत्तरित नहीं जाएंगे। इतनी सी बात समझने की जरूरत है। धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।